लेट्स गो। अध्याय 1101 उत्पादन प्रकार फे डार्क क्रिस्टल बख्तरबंद कीट। लिन्युआन किन्यू को शीघ्रता से ज्ञान प्रदान करने के लिए जीनियस कनेक्टेड टेल्स का उपयोग कर सकता था। हालांकि किन्यू के लिए अपनी गति से जीवन का अनुभव करना अधिक महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि लिन युआन ने कभी भी चूसी पर कनेक्टेड टेल्स का उपयोग नहीं किया। लिन युआन ने किनलुन की ओर देखा और देखा कि किनलुन के चेहरे पर झिझक भरी अभिव्यक्ति थी। मैंने आपसे यहाँ इसलिए पूछा था कि मैं किन्यू को उसके जानवर के पैटर्न को जगाने और उसके शरीर से पीड़ा को दूर करने में मदद कर सकूं। उसी समय मैंने आपके लिए पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस ढूंढ लिया है। हालांकि पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस प्राप्त करने से पहले आपको एक छोटी सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, लिन युआन ने कहा। लिन युआन किनलुन और किन्यू को प्रशिक्षण कक्ष में ले गए और उन्होंने किन में जीवन शक्ति भरने के लिए जैस्मीन लिली के कटे हुए अंगों के विकास का उपयोग किया। जल्द ही किन्यू की गर्दन पर एक स्पष्ट पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन पैटर्न दिखाई दिया जो किनलुन से मेल खाता था। जानवर के पैटर्न से एक गहरी चिपचिपी आभा निकल रही थी। जब लिन युआन किनलुन और किन्यू के साथ प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चला गया तो उसने देखा कि वेन्यू फैन जियानई और काले कवच और बॉक्स ब्रैड्स वाली एक लड़की की देखभाल कर रहा था। ये लड़की सुंदर ठंडे नैन नक्श वाली लंबी और पतली थी। जब वह सोफे पर बैठी तो उसकी टांगों तक फैली चोटियां उसके बगल में झूल रही थीं। चोटियों के सिरे मुड़े हुए थे और बिच्छू की पूंछ के समान थे। लड़की की आंखों ने लिन युआन पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा। वे बादलों से ढके आकाश के समान पुनर्तः श्वेत थे। कभी कभी सफ़ेद आंखों में सूरज की किरणों की तरह एक जादुई चमक चमक उठती। फैन जियानई ने लिन युआन को देखा और खड़े होने ही वाले थे कि ब्लू नाइट ने आश्चर्यचकित आवाज निकाली और कहा, क्या मजबूत पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन आभा है। आमतौर पर पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन आभा को मिश्रित रक्त संतानों में पतला किया जाना चाहिए था। फिर भी यह आभा कुछ शुद्ध रक्तवंशियों से भी अधिक मजबूत है। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैन जियानई ने धीरे से खांसी और ब्लू नाइट को एहसास हुआ कि उसने बिना बारी के बात की थी। ये झट से खड़ा हुआ और लिन युआन के अभिवादन में सिर हिलाया। फैन जियानई ने लिन युआन को जिस तरह से देखा उससे भी अधिक स्नेह से देखा। ब्लू नाइट ने क्रिएशन ब्रीड को विकसित करने के लिए मून एम्प्रेस और लॉ क्रिस्टल्स द्वारा निर्मित स्पिरिट तरल पदार्थ का उपयोग किया था। हालांकि फैन लिंगलोंग को इस अवसर की भीख मांगने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी, फिर भी मून महारानी ने उन पर उपकार किया। ब्लू नाइट ये बात कभी नहीं भूली। जब बात अपनी भावनाओं की आती थी तो फेस हमेशा सीधे होते थे और ब्लू नाइट का मून एम्प्रेस के प्रति आभार स्वाभाविक रूप से लिन युआन तक बढ़ गया था। लिन युआन द्वारा फैन जियानई और ब्लू नाइट की ओर सिर हिलाने के बाद उसने देखा कि दो छोटे काले बिच्छू ब्लू नाइट के कपड़ों से रेंग रहे हैं और किनलून और किन्यू की ओर बढ़ रहे हैं। किनलून को अपने ऊपर छोटे बिच्छू के रेंगने से कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि किन्यू युवा था और खौफनाक रेंगने वालों से डरता था। जब रंग धीरे धीरे उसके चेहरे से उतर गया तो वह शांत होने से खुद को रोक नहीं सका। फैन जियानई इस बात से आश्चर्यचकित थे कि दो युवा बिच्छू किनलून और किन्यू के प्रति कितने दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। फिर भी उसे सहजता महसूस हुई क्योंकि इससे ये साबित हो गया कि दोनों बिच्छू उन दोनों लड़कों की उपस्थिति के विरोधी नहीं थे। एक बार जब उन्होंने साबित कर दिया कि किनलून और किन्यू के पास पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन जानवर पैटर्न है तो ब्लू नाइट के लिए मना करने का कोई कारण नहीं होगा। सच कहूं तो ब्लू नाइट ने अस्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी। एक बार जब यह निश्चित हो गया कि किनलून और किन्यू के पास पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन जानवर पैटर्न है तो उसने पहले ही अपने बच्चों को किनलून और किन से अनुबंधित करने की अनुमति देने का फैसला कर लिया था। ये पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस के विकास के लिए फायदेमंद होगा यदि स्पिरिट क्यूई पेशेवरों ने उन्हें पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन जानवर पैटर्न के साथ अनुबंधित किया। एक माता पिता के रूप में ब्लू नाइट को लगा कि उसे अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देने की जरूरत है। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लू नाइट ने कहा, यंग लॉर्ड, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे बच्चे आपके दो लड़कों के हाथों अनुबंधित होंगे। हालांकि मैं चाहता हूं कि वे मेरे बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने का वादा करें। अपनी ओर से मैं अपने बच्चों के लिए संसाधनों की मासिक आपूर्ति भी भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों लड़के मेरे बच्चों पर इन सभी संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगे और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मैं दो पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस के लिए आवश्यक दैनिक संसाधन प्रदान करूंगा। यदि मेरी याददाश्त काम करती है तो पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन को तेजी से बढ़ने के लिए डार्क क्रिस्टल आर्मर्ड कीट के खोल की आवश्यकता होती है। आप डार्क क्रिस्टल बख्तरबंद कीड़े प्रदान कर सकते हैं और मैं आपके बच्चों को हर महीने 10 क्रिस्टलीकृत डार्क क्रिस्टल बख्तरबंद कीड़ों के गोले दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं हर महीने आपके द्वारा भेजे जाने वाले संसाधनों की संख्या को कई गुना बढ़ा दूंगा और उन्हें किनलून और किन्यू को दे दूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके बच्चे तेजी से बढ़ें। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि किनलून और किन्यू के अनुबंध के बाद ब्लू नाइट अपने बच्चों की देखभाल करना जारी रखेगी। यह अनिवार्य रूप से लिन युआन को मुफ्त संसाधन प्रदान कर रहा था। उसके पास इस कॉनुकोपिया को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था।
डार्क क्रिस्टल बख्तरबंद कीट एलिमेंटल शेलफिश के समान था क्योंकि इसके गोले का प्रभाव मौलिक मोतियों के समान था। हालांकि डार्क क्रिस्टल आर्मर्ड कीट के गोले में केवल डार्क एलिमेंट था। डार्क क्रिस्टल बख्तरबंद कीट जितनी अधिक स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करेगा उतनी ही तेजी से वह अपना खोल छोड़ देगा। स्पिरिट क्यूई की सांद्रता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक क्रिस्टलीकृत होगा जो बहाया गया कवच होगा। डार्क क्रिस्टल आर्मर्ड कीट एक उत्पादन प्रकार का जीव था जो एलिमेंटल शेलफिश की तुलना में बहुत दुर्लभ था। हालांकि ब्रह्मा कीड़ों के पिंजरे में निश्चित रूप से गहरे क्रिस्टल बख्तरबंद कीड़े थे, अन्यथा ब्लू नाइट क्रिएशन ब्रीड में विकसित नहीं हो पाती। जब से लिन युआन ब्लू नाइट से मिला, अदृश्य दानव ने तुरंत हलचल शुरू कर दी क्योंकि उसने ब्लू नाइट को एक दुर्जय दुश्मन के रूप में देखा। इसका मतलब यह था कि ब्लू नाइट सॉवरेन एक्स क्रिएशन आर्ट तक पहुंच गई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह ब्रह्मा कीड़ों के मुख्य शत्रु के पिंजरे का नेता था। लिन युआन ने जो कहा उससे ब्लू नाइट हैरान रह गई और उसे तुरंत भूख लग गई। फैन लिंगलोंग ने अतीत में ब्लू नाइट के लिए कई डार्क क्रिस्टल आर्मर्ड कीड़ों का उत्पादन किया था। हालांकि डार्क क्रिस्टल आर्मर्ड कीट को अपना खोल उतारने के लिए कई क्रिएशन मास्टर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए पोषित डार्क क्रिस्टल आर्मर्ड कीड़ों में से केवल आधे का ही उपयोग किया गया था। ऐसे में केज ऑफ ब्रह्मा कीड़ों के लिए डार्क क्रिस्टल बख्तरबंद कीड़ों को उपलब्ध कराना मुश्किल था। लेकिन लिन युआन के लिए 2 पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस को हर महीने 10 सीपियां प्रदान करना अत्यधिक लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि उसे दोनों बच्चों के लिए हर महीने 20 सीपियां बनाने की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि ब्लू नाइट के मौजूदा स्तर पर भी इसे हर महीने 20 डार्क क्रिस्टल आर्मर्ड कीट के गोले नहीं मिलते थे। इस प्रकार उसे उन संसाधनों की लालसा थी जो लिन युआन अपने बच्चों को देने का वादा कर रहा था। बहरहाल ब्लू नाइट खुश है क्योंकि पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन जानवर पैटर्न वाले 2 ठेकेदारों के शीर्ष पर मौजूद संसाधन ये सुनिश्चित करेंगे कि उसके बच्चे 8 साल से कम समय में मिड ब्रीड में विकसित होने में सक्षम होंगे। अध्याय 1102 दूसरा पत्र। ब्लू नाइट अपने 2 बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। वह ये भी चाहता था कि उसके बच्चे लिन युआन से अधिक संसाधन प्राप्त करें। हालांकि न तो किन लून और न ही किन यू ने विलपावर रून्स को समझा था। इससे ब्लू नाइट बहुत अप्रसन्न हुई। जब आपके बच्चे कांस्य ग्रेड तक पहुंचेंगे तो उन्हें लीजेंड गुणवत्ता में विकसित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी क्षमता अधिकतम हो। जब किन लून और किन यू विलपावर रून्स को समझेंगे और उन्हें फैंटेसी ब्रीड में विकसित करेंगे तो मैं आपके बच्चों को भी सिल्वर ग्रेड में विकसित करूंगा, लिन युआन ने कहा। ब्लू नाइट की आखिरी चिंता लिन युआन के दूसरे वादे के साथ गायब हो गई। उन्होंने किन लून और किन यू से ब्लू नाइट का वादा किया और 2 युवा पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस के साथ अनुबंध किया। 2 पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस आधिकारिक तौर पर किन लून और किन यू के साथ ही थे। अनुबंध बनने के बाद किन लून, किन यू और 2 पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस सभी खुश थे। ब्लू नाइट खुश थी कि उसके 2 बच्चों की इतनी अच्छी देखभाल होगी और उनके पास भरोसेमंद पृष्ठभूमि वाले ठेकेदार थे। लिन युआन खुश था कि किन लून और किन यू को उपयुक्त वे मिल गए थे। अब भाई अंततः अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और स्काई सिटी की ताकत बढ़ा सकते हैं। किन लून और किन यू खुश थे कि वे अब असहाय व्यक्ति नहीं रहे। वे अब किसी भी अन्य लड़ाकू श्रेणी की भावना वाले क्यूई पेशेवर की तरह ही लड़ सकते थे। इस शक्ति के साथ वे लिन युआन के उपकार का बदला चुकाने में सक्षम होंगे जिन्होंने उन्हें बचाया था और अपनी योग्यता साबित की। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वे उनकी पृष्ठभूमि का भी पता लगाने में सक्षम थे। सबसे खुश व्यक्ति फैन जिया नहीं थे। किन लून और किन यू लिन युआन के अधीन थे और ब्लू नाइट फैन लिंगलोंग का मुख्य शत्रु था। अब जबकि ब्लू नाइट के 2 बच्चों ने लिन युआन के अधीनस्थों के साथ अनुबंध बना लिया था, केज ऑफ ब्रह्मा इंसेक्ट्स और लिन युआन के बीच एक अटूट बंधन था। यह एक ऐसा संबंध था जिसके बारे में वह केवल सपना देख सकती थी। एक बार जब चंद्रमा की महारानी को यह बात पता चली तो वह न केवल केज ऑफ ब्रह्मा कीड़ों को दोष देना बंद कर देगी बल्कि वह केज ऑफ ब्रह्मा कीड़ों की और भी अधिक मदद कर सकती है। अचानक फैन जियानई को फारवे मेंशन से वापसी का दूसरा कारण याद आया और उसने झट से कहा, लॉर्ड लिन युआन, इस डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स के अंदर वे संसाधन हैं जिन पर हमने गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पर्ल्स के बदले में सहमति व्यक्त की थी। कृपया उनकी जांच करें। फैन जियानई ने लिन युआन के हाथों में डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स रखा। लिन युआन ने डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स के अंदर देखा और देखा कि युवा एलिमेंटल शेलफिश के शीर्ष पर लॉ सोर्स क्रिस्टल का एक छोटा ढेर भी था। जाहिर तौर पर फैन जियानई सभी 40,000 लॉ सोर्स क्रिस्टल लाए थे। 800 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती तैयार होने में मुझे अभी भी 1 महीने का समय लगेगा। तब आप मुझे लॉ सोर्स क्रिस्टल्स दे सकते हैं, लिन युआन ने कहा। लॉर्ड लिन युआन, ब्रह्मा कीड़ों के पिंजरे को कोई जल्दी नहीं है। लॉ सोर्स क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से भंडारण की सफाई की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें पहले आपके पास लाऊंगा। एक बार जब आप तैयार हो जाएं, तो आप गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती इकट्ठा करने के लिए हेनशिंग से संपर्क कर सकते हैं, फैन जियानई ने उत्तर दिया। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, केज ऑफ ब्रह्मा कीड़ों को मेरा धन्यवाद। मैं समय पर 1 महीने में ब्रह्मा कीड़ों के पिंजरे में गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती पहुंचा दूंगा।
अब जबकि उसके पास अन्य 40,000 लॉ सोर्स क्रिस्टल थे, लिन युआन ने महसूस किया कि कक्षा शी कल्पा 8 के अदृश्य दानव को एक प्रेरित में बदलने के लिए लगभग 10,000 लॉ सोर्स क्रिस्टल खर्च करना बेकार नहीं था। जब लिन युआन और फैन जियानई बात कर रहे थे, ब्लू नाइट की नज़र किन लुन और किन यू पर टिकी थी। उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ब्लू नाइट ये पता नहीं लगा सकी कि ध्रुवीय नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन जैसी मजबूत आभा उन दोनों लड़कों में क्यों आई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसे में उसने अपना ध्यान अपने बच्चों पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। इससे पहले कि फैन जियानई और ब्लू नाइट फार्मे मैंशन से वापसी करें, उन्होंने जो लुओ को भागते हुए देखा और तुरंत उसकी राजा श्रेणी की आभा को महसूस किया। फैन जियानई और ब्लू नाइट ने आमतौर पर राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को उनकी पहचान और शक्ति को देखते हुए नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन चूंकि वह फार्मे हवेली से वापसी की ओर लौट रहा था, उन्होंने फिर भी अभिवादन में उसका सिर हिलाया। जो लुओ ने लिन युआन की ओर रुख किया और उसे कागज़ का एक टुकड़ा देते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं बैठक के बाद लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लौट आया और एंडले समर ने मुझे कागज़ का ये टुकड़ा आपको देने के लिए कहा। एंडले समर ने कहा कि कागज़ का ये टुकड़ा एक मैसेंजर कबूतर से जुड़ा हुआ था। हालांकि मैसेंजर पिजन ने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रवेश किया था और एंडले समर की आभा से प्रभावित हो गया था। ये देखते हुए कि जो लुओ जाने के तुरंत बाद हवेली लौट आया था, मामला जरूरी था। उसने कागज़ प्राप्त किया और देखा कि यह बिल्कुल पहले वाले पत्र जैसा ही था। वह पत्र एक संदेशवाहक कबूतर द्वारा लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी दिया गया था। लिन युआन को याद आया कि आखिरी पत्र जेंग परिवार के संबंध में था। पिछले पत्र की सामग्री से लिन युआन बता सकता था कि लेखक जेंग परिवार को अच्छी तरह से समझता था, लेकिन उनसे नाराज भी था। जब लिन युआन ने यह पत्र खोला तो उसने देखा कि यह स्काई सिटी और जेंग परिवार के बीच रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के बारे में था। यहाँ तक कि जेंग परिवार के मुख्य मुखिया के नेता के बारे में भी जानकारी थी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मियाओ परिवार जेंग परिवार की मदद के लिए शिखर सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को भेजेगा। चूंकि संदेशवाहक कबूतर ने यह पत्र दिया था, इसलिए इसे इंडिगो अज्योर सिटी से रॉयल कैपिटल तक उड़ान भरने में 3 दिन लगने चाहिए थे। जेंग परिवार के नेता कल रात ही रॉयल कैपिटल पहुंचे थे, इसलिए ये पत्र तब भेजा जाना चाहिए था जब जेंग परिवार अभी भी स्काई सिटी के लिए रक्त संधि अंतिम लड़ाई चुनौती जारी करने की तैयारी कर रहा था। इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता कि लेखक जेंग परिवार से घृणा करता था। हालांकि मौजूदा स्थिति 3 दिन पहले से अलग थी। अब मियाओ परिवार ने जेंग परिवार को शोध वर्ग विशेषज्ञ हान तियानहे को भी उधार दिया था। लेखक को लगभग तुरंत ही पता चल गया था कि जेंग परिवार का इरादा स्काई सिटी के लिए रक्त संधि अंतिम लड़ाई की चुनौती जारी करने का था। इसका मतलब यह था कि लेखक को यह भी जानना था कि मियाओ परिवार वर्तमान में जेंग परिवार को क्या दे रहा है। पहले वैन यू ने अनुमान लगाया था कि पत्र भेजने वाला जेंग कैयान था, क्योंकि उसकी 6 उंगलियां थीं और पृष्ठ पर अक्षरों को 5 उंगलियों वाले व्यक्ति द्वारा लिखने के तरीके से अलग स्थान दिया गया था। प्रेषक में भी ताकत की कमी लग रही थी। एक स्वस्थ लड़की भी अधिक ताकत से लिख सकेगी। लिन युआन को इस बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि स्काई सिटी को यह पत्र कौन भेज रहा था, क्योंकि यह पत्र अंत में संख्याओं की एक श्रृंखला के साथ आया था। अध्याय 1103 मदद मांगने से पहले खुद की मदद करने का प्रयास करें। लिन युआन ने पत्र पढ़ने के बाद इसे वैन यू को दे दिया। उसने पत्र पढ़ा और दृढ़तापूर्वक कहा, मुझे 95% विश्वास है कि लेखक जेंग परिवार का तीसरा युवा मास्टर है। पत्र जल्दी लिखा गया था। स्पष्ट रूप से जेंग परिवार के तीसरे युवा मास्टर यह पत्र लिखकर स्काई सिटी का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानना चाहता है कि क्या स्काई सिटी के पास जेंग परिवार को नष्ट करने और उसे वापसी करने का मौका देने की क्षमता है। लिन युआन ने कोई टिप्पणी नहीं की। अगर जेंग कैयान ने सच में ये पत्र लिखा होता तो ये लिन युआन के लिए अच्छी खबर होती। यदि जेंग कैयान उसके प्रति वफादार हो जाता तो वह जेंग कैयान को सत्ता में आने में मदद कर सकता था और रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई में जेंग परिवार को हराने और उनके संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद उसे जेंग परिवार का प्रभार लेने की अनुमति दे सकता था। इससे लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर तनाव कम होगा और अधूरे परिवार के बजाय पूरा जेंग परिवार हासिल करने में सक्षम होगा। यदि लिसन ने जेंग परिवार के संसाधनों को अवशोषित कर लिया तो उसे जेंग परिवार के सभी लोगों को हटाकर उनके स्थान पर अपने लोगों को एक ही पक्ष में रखना होगा। इसके परिणामस्वरूप ऐसे प्रतिभाशाली लोग सामने आएंगे जो जेंग परिवार से आते थे, लेकिन उनका जेंग उपनाम लुप्त नहीं हुआ था। हालांकि संकट के ऐसे समय में जेंग कैयान के लिए जेंग परिवार का उत्तराधिकारी बनना पूरी तरह से उचित होगा। उसे जेंग परिवार के अन्य सदस्यों की नज़र में एक नायक के रूप में घोषित किया जाएगा और उन्हें विनाश से बचाया जाएगा। उस समय उनमें से अधिकांश प्रतिभाशाली लोग बच जाएंगे। इंडिगो अज्योर सिटी में कोई शीर्ष गुट नहीं था और समुद्र ने भी इसे घेर लिया था। लिन युआन की नज़र में इंडिगो अज्योर सिटी मांस का एक रसदार टुकड़ा था। हालांकि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र पर छोड़े गए नंबर पर कॉल करना होगा कि स्थिति कैसी होगी। लिन युआन ने नंबर पर कॉल किया। जब ये कनेक्ट हुआ तो उसने तुरंत कहा, हेलो जेंग कैयान।
अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कॉल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराया और ईमानदारी से उत्तर दिया, स्काई सिटी का सिटी लॉर्ड वास्तव में सक्षम है। आप केवल 2 अक्षरों से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कौन था। फ़ोन काटने से पहले लिन युआन ने भौहें उठाईं। उसने फ़ोन पकड़ना जारी रखा और 1 मिनट से भी कम समय में फ़ोन बजने लगा। लिन युआन ने कॉल उठाया और देखा कि घुड़सवार स्वर थोड़ा घबराया हुआ था। उन्हें जेंग कैयान का पिछला रवैया पसंद नहीं आया। जेंग परिवार और स्काई सिटी दुश्मन थे और जेंग परिवार ने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कई लोगों की जान ले ली थी। लिन युआन के लिए जेंग कैयान खेल को स्थिर करने के लिए शतरंज के मोहरे से ज़्यादा कुछ नहीं था। यदि शतरंज का मोहरा विश्वसनीय नहीं होता तो यह अनावश्यक होता। तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। शब्दों के उसके होठों से निकलने के बाद जेंग कैयान को एहसास हुआ कि उसे फिर से फंसा दिया गया है। जेंग कैयान ने अपने दांत पीस लिए लेकिन कॉल करना जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। स्काई सिटी के रवैये से जेंग कैयान को पता चला कि उन्हें उनके साथ बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। वह इस बात से जितना परेशान था कि स्काई सिटी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, वह जानता था कि स्काई सिटी ही उसके लिए वापसी का एकमात्र मौका था। अन्यथा उसके लिए केवल 2 ही अंत होंगे। यदि जेंग परिवार जीत गया तो उसे व्हीलचेयर पर जीवन बिताना जारी रहेगा। यदि जेंग परिवार हार गया तो वह मर जाएगा। जेंग कैयान चतुर था और वह जानता था कि उसे अपना रवैया बदलना होगा। हालांकि कॉल लगातार बजती रही लेकिन उठाया नहीं गया। जेंग कैयान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ सेकंड कुछ वर्षों के समान महसूस हुए। लिन युआन ने तभी फ़ोन उठाया जब उसे लगा कि कॉल अपने आप समाप्त होने वाली है। जेंग कैयान अब निराशाजनक स्थिति में एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था लेकिन जीवित रहने के लिए बेताब था। मैं आपकी मदद की भीख मांग रहा हूँ। लिन युआन ने तुरंत कठोर उत्तर दिया, मदद मांगने से पहले खुद की मदद करने की कोशिश करें। आपका अस्तित्व आपके मूल्य पर निर्भर है। आपके पास कितना मूल्य है ये निर्धारित करता है कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। मैं आधे घंटे तक इंतजार करूंगा। अगली बार जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि स्काई सिटी के खिलाफ रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई में कौन भाग ले रहा है। लिन युआन ने तुरंत फ़ोन रख दिया। लिन युआन को पहले से ही पता था कि मियाओ परिवार जेंग परिवार को हान त्यानहे को उधार दे रहा था। प्रत्येक व्यक्ति जो रक्त संधि की अंतिम लड़ाई में भाग लेने जा रहा था उसे पहले से ही स्पिरिट गार्ड्स को रिपोर्ट करना आवश्यक था। लिन युआन को लियू जी के साथ जेंग परिवार के प्रतिभागियों में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। हान त्यानहे की भागीदारी के बारे में खबर लिन युआन का जेंग कैयान का परीक्षण करने का तरीका था। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि शतरंज का यह मोहरा मददगार साबित होने के बावजूद बेईमान साबित होगा। वेन यू को पता था कि लिन युआन क्या योजना बना रही है और उसने कहा, यंग मास्टर, अगर हम रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई जीतते हैं और जेंग कैयान की वफादारी हासिल करते हैं तो ये स्काई सिटी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब मैं जेंग परिवार की प्रोफाइल देख रहा था तो जेंग कैयान की रेटिंग ऊंची थी। हालांकि जेंग परिवार जैसे बड़े परिवार में जो मियाओ परिवार पर भी निर्भर है, युवा पीढ़ी का मूल्य हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी माँ कौन है। इसलिए जेंग कैयान को उसी समय से मियाओ जी ने निशाना बनाना शुरू कर दिया था जब उसने दिखाया था कि वह प्रतिभाशाली है। उस घटना के बाद से जिसने उन्हें कमजोर कर दिया था और व्हीलचेयर से बंधा हुआ था, अब वह जो सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वह है खुद को कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर निकालना। इसके अलावा लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही विलासिता के सामानों को अपनी भूमिका के रूप में तय कर लिया है। ये भूमिका जेंग परिवार के साथ ओवरलैप होती है। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से जेंग परिवार के सभी संसाधनों पर कब्जा कर सकता है और संसाधनों के उथले समुद्री खनन में विस्तार करने के लिए जेंग परिवार की भौगोलिक स्थिति का उपयोग कर सकता है। लिन युआन ने सिर हिलाया। वेन यू का भी उनके जैसा ही विचार था। हालांकि जेंग परिवार का अंतिम रास्ता उनकी भौगोलिक स्थिति से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि जेंग कैयान कितना उपयोगी साबित हुआ और वह जेंग परिवार को किस तरह के संसाधन प्रदान करेगा। लिन युआन एक दृश्य नहीं बनाना चाहते थे और सभी को ये जानने देना चाहते थे कि जेंग परिवार स्काई सिटी की सहायक कंपनी बन गया है। विवेक खेल का नाम था। लिन युआन चाहते थे कि जेंग परिवार वैसे ही चलता रहे जैसे वे चुपचाप स्काई सिटी की मदद कर रहे थे। जेंग कैयान की शक्ति में वृद्धि को आसानी से समझाया जा सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शीर्ष गुटों का मानना था कि जेंग परिवार स्काई सिटी से जुड़ा था। आखिरकार जब स्काई सिटी ने गुप्त रूप से जेंग परिवार को संसाधन हस्तांतरित किए तो निश्चित रूप से पीछे निशान छूट गए होंगे। लिन युआन के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण था कि उभरते और अनुभवी गुटों का मानना था कि जेंग परिवार का स्काई सिटी से कोई लेना देना नहीं था। अध्याय 1104 क्या तुम मुझे धमकी देने का साहस कर रहे हो? लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जेंग परिवार के विलासिता संसाधनों को अपने कब्जे में लेने के बाद जेंग परिवार को आसानी से अलग किया जा सकता था जब वे किसी काम के नहीं रह गए। उनका मानना था कि इंडिगो एज्योर सिटी के अन्य 2 दिग्गज गुट जेंग परिवार की अचल संपत्ति में बहुत रुचि लेंगे।
आधे घंटे से भी कम समय में जेंग कैयान ने फिर से फ़ोन किया। जब लिन युआन ने उठाया तो उसने जेंग कैयान को व्यग्रता से कहते हुए सुना, स्थिति बदल गई है। किसी कारण से जेंग का युआन चंद्रमा महारानी के शिष्य के साथ संबंध बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने इस संबंध का उपयोग एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करने के लिए किया। खोज श्रेणी विशेषज्ञ का नाम हान तियानहे है और वह मियाओ जेनशान का दाहिना हाथ है। चूंकि आपने चुनौती को इतनी तत्परता से स्वीकार कर लिया है, जेंग का युआन मियाओ परिवार से और मदद मांगने जा रहा है। वह सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ को 2 शीर्ष में 3 फे के साथ एक अन्य दार्शनिक श्रेणी के विशेषज्ञ के साथ बदलना चाहता है। लिन युआन ने जेंग कैयान को आंतरिक रूप से सराहना दी क्योंकि यह संभावना थी कि जेंग कैयान ने वह सारी जानकारी प्रदान की थी जिस तक उसकी पहुंच थी। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि जब स्काई सिटी ने ब्लड पैक्ट अल्टीमेट फाइट चैलेंज को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया तो जेंग का युआन घबराने लगेगा। लिन युआन ने लापरवाही से उत्तर दिया, द मून एम्प्रेस के शिष्य और जेंग का युआन दोस्त नहीं हैं। आपके उत्तर ने आपकी जान बचा ली है। अब आपको बस इंडिगो अज्योर सिटी में जेंग परिवार के निवास में रहना है। रक्त संधि की अंतिम लड़ाई के बाद मैं तुरंत आपसे आमने सामने चर्चा के लिए मिलूंगा। इसके अलावा क्या आपने विलपावर रून को समझ लिया है? जेंग कैयान बेहद चिंतित था। वह अपने यातनापूर्ण अस्तित्व को जारी रखने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। जेंग काइन की छाती कड़ी हो गई थी जब उसने सुना कि जेंग का युआन ने एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ की मदद ली थी। लेकिन इस कॉल के बाद तंग भावना पूरी तरह से गायब हो गई क्योंकि कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति इतना आश्वस्त लग रहा था कि शोध श्रेणी का विशेषज्ञ लगभग महत्वहीन लग रहा था। जेंग कैयान को विश्वास नहीं था कि यदि उनका गुट आसन विनाश का सामना कर रहा है तो कोई भी इतना आश्वस्त हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि जेंग परिवार सचमुच संकट में था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके दादा, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, ये जानकर कैसा महसूस करेंगे कि उनके दूसरे पोते के कारण जेंग परिवार बर्बाद हो गया। हालांकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे उनके दादाजी को पता चल सके क्योंकि उनके दादाजी पहले व्यक्ति होंगे जो रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवाएंगे। सिटी लॉर्ड, मैं यहीं इंडिगो अज्योर सिटी में आपका इंतजार करूंगा। उस पल जेंग कैयान को एहसास हुआ कि उसे फिर से फंसा दिया गया है। जैसे ही उसने अपनी खिड़की के पास से उड़ते निगलों को देखा, जेंग कैयान ने खुद को उसकी यादों में खो जाने दिया। उसका उपयोग करें और उसे समर्पित करें। उसे त्यागें और दूसरों का दिल जीतें। अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसे मार डालो। ये शब्द छोटी उम्र से ही जेंग कैयान के दिमाग में घर कर गए थे। उनके दादा ने जेंग कैयान को ये शब्द सिखाए थे और बताया था कि कैसे उनके जैसे अभिजात वर्ग के सदस्य को हर किसी को मोहरे के रूप में व्यवहार करना चाहिए जिसका वह उपयोग कर सके। फिर भी अब वह स्काई सिटी के मोहरों में से एक से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन इसकी परवाह किए बिना वह जेंग परिवार का नायक था क्योंकि वह वही था जिसने जेंग परिवार को जीवित रहने में सक्षम बनाया। हालांकि जेंग कैयान अभी भी थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उसे लगा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड उसे छोड़ देंगे। उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का मौका जरूर मिलेगा। भले ही वह अभी भी व्हीलचेयर तक ही सीमित रहेगा, फिर भी वह बेकार नहीं होगा। लिन युआन और वेन यू ने स्काई सिटी के भविष्य के बारे में गहन चर्चा की। मियाओ परिवार अब दहशत की स्थिति में था क्योंकि स्पिरिट गार्ड्स ने कक्षा 6 के एबिस डायमेंशनल रिफ्ट में उद्यम करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। कोई भी अनुभवी गुट रसातल दुनिया में उद्यम करने का अनुरोध कर सकता है। आवेदन औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ उभरते हुए गुट भी थे जो आवेदन कर सकते थे। हालांकि मियाओ परिवार स्पिरिट गार्ड्स के कारण फंस गया था। इसका मतलब यह था कि स्पिरिट गार्ड अभी भी मियाओ परिवार से नाराज थे। मियाओ जी ने वांग फुक्सियांग का अपमान किया था जबकि मियाओ जुओ ने स्पिरिट गार्ड्स को नाराज किया था। ये स्पिरिट गार्ड्स का बदला लेने का तरीका था। मियाओ जुओ ने बस एक पल के लिए आराम किया था, लेकिन अब वह एक बार फिर मियाओ परिवार में सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 था। मियाओ जेनशान अध्ययन कक्ष के चारों ओर घूमते हुए इस मुद्दे पर चिंतित थे। उसके लगातार बदलते भाव उसकी व्याकुलता का प्रमाण थे। यदि वे वास्तव में रसातल दुनिया में विस्तार नहीं कर सके तो मियाओ परिवार न केवल सभी गुटों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा, बल्कि वे उन सभी अन्य गुटों से भी पीछे रह जाएंगे जिन्होंने रसातल दुनिया से संसाधन प्राप्त किए थे। जैसे ही मियाओ जेनशान बड़ों की एक बैठक आयोजित करने वाले थे, किसी ने दरवाजे से कहा, बूढ़े मास्टर, युवा मास्टर जेंग आपसे मिलना चाहेंगे। मियाओ जेनशान की भौहें चढ़ गईं क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि जेंग का युआन को उससे मिलने की आवश्यकता क्यों होगी। लेकिन वह जानता था कि मियाओ जुओ ने मिडनाइट पैलेस के यंग लीज को नाराज कर दिया था क्योंकि उसने सबसे पहले लिन युआन को नाराज किया था। इसलिए मामले की जड़ लिन युआन थी। मिडनाइट पैलेस के यंग लीज ने लिन युआन की ओर से कार्रवाई की थी क्योंकि वे बहुत करीब थे। जेंग का युआन लिन युआन से परिचित था। ये संभावना थी कि मियाओ परिवार के मुद्दे को जेंग का युआन के लिन युआन के कनेक्शन के माध्यम से हल किया जा सकता था। ऐसे में मियाओ जेनशान ने अध्ययन कक्ष में जेंग का युआन को देखने का फैसला किया।
हालांकि जेंग का युआन ने जो कहा उससे मियाओ जेनशान के लिए अपनी नाराजगी को छिपाए रखना असंभव हो गया। दादाजी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक और शोध श्रेणी विशेषज्ञ उधार दें। इस तरह जेंग परिवार के पास रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई में स्काई सिटी को हराने की और भी अधिक संभावना होगी। जेंग का युआन एक अन्य शोध श्रेणी विशेषज्ञ की इच्छा में इतना लीन था कि उसने मियाओ जेनशान के स्वर में नकारात्मक बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। क्या आप कह रहे हैं कि एल्डर हान पर्याप्त मजबूत नहीं है? मियाओ परिवार में और कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है? जेंग का युआन ने तुरंत उत्तर दिया, दादाजी, बड़े हान और बड़े लियू हमेशा साथ रहते हैं। मैंने सुना है कि एल्डर लियू एल्डर हान से थोड़ा अधिक मजबूत है और उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी सॉवरेन वी क्रिएशन वी तक पहुंच गया है। क्या आप एल्डर लियू को सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ की जगह लेने की अनुमति दे सकते हैं? जेंग का युआन ने एक पल के लिए रुककर कहा, एक बार जब रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं तुरंत लिन युआन के स्थान पर जाऊंगा। जब हम स्पिरिट फूड पवेलियन में मिले तो उन्होंने मुझे आने के लिए आमंत्रित किया। जेंग का युआन के शब्दों से मियाओ जेनशान की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। मियाओ जेनशान को उम्मीद नहीं थी कि जेंग का युआन इतना साहसी होगा कि वह अपने दादा को धमकी देगा। अध्याय 1105 बड़ी फसल। यदि स्पिरिट गार्ड्स उन्हें रसातल दुनिया में विस्तार करने से नहीं रोक रहे थे तो कोई रास्ता नहीं था कि मियाओ जेनशान जेंग का युआन को अपनी सहमति दे देता। यदि मियाओ परिवार ने रक्त संधि अंतिम लड़ाई जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जेंग परिवार की मदद के लिए 2 दार्शनिक वर्ग के विशेषज्ञों को भेजा तो यह अन्य गुटों को उत्तेजित कर देगा। इससे कनेक्टेड बीस्ट पार्क के प्रभाव और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मियाओ परिवार को लिन युआन के करीब आने के लिए जेंग का युआन की मदद की जरूरत थी। इस प्रकार मियाओ जेनशान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जाऊंगा और एल्डर लियू को बताऊंगा। लेकिन जब आप मून महारानी के शिष्य से मिलने जाते हैं तो आप मियाओ क्यूई को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपको मियाओ हे और मियाओ जुओ को भी ले जाना होगा ताकि मियाओ जुओ चंद्रमा महारानी के शिष्य से ठीक से माफी मांग सके। जेंग का युआन की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि उसके दादा मियाओ हे के लिए लिन युआन के करीब आने का अवसर पैदा करना चाहते थे। उन्होंने केवल कवर के रूप में मियाओ जुओ का उल्लेख किया। उसे लगा कि अगर वह लिन युआन होता तो वह मियाओ जुओ की माफी की परवाह नहीं करता। बहरहाल जेंग का युआन अब अपनी आपत्ति व्यक्त नहीं कर सका क्योंकि वह एल्डर लियू को उधार लेने में कामयाब हो गया था। जेंग का युआन अनिच्छा से सहमत हो गया और खुद को माफ करने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि जेंग का युआन को यह नहीं पता था कि जैसे ही वह मुड़ा, मियाओ जेनशान ने उस पर जानलेवा निगाह डाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेडियंस फेडरेशन के सभी प्रमुख गुट स्काई सिटी और जेंग परिवार के बीच आसन रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के बारे में जानते थे। स्वाभाविक रूप से सन निंगजियांग ने भी यह खबर सुनी। ज़ोंगजी, गू लैंग, लॉन्ग ताओ, गाओ फैंग और लिन युआन के विपरीत सन निंगजियांग को पता था कि लिन युआन स्काई सिटी का सिटी लॉर्ड था। उसने मियाओ परिवार और जेंग परिवार के बारे में हाल की अफवाहों के बारे में सोचा और उसने सोचा मियाओ परिवार निश्चित रूप से अपने विनाश के लिए उत्सुक है। वे एक अचल धातु के तख्ते को लात मारने को भी तैयार हैं। सन निंगजियांग ने पीचविच से कहा, पीचविच, जाओ और जांच करो कि मियाओ परिवार स्काई सिटी के खिलाफ रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई में भाग लेने के लिए किसे भेज रहा है। इससे पहले कि पीचविच जवाब दे सके, सन निंगजियांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ। आपको जांच करने की जरूरत नहीं है। घर जाकर दादी से मिलने की हमारी योजना रद्द करें। हम कुछ और दिनों के लिए रॉयल कैपिटल में रह रहे हैं। 2 दिन बाद मैं आपको और खुबानी को स्काई सिटी और जेंग परिवार के बीच रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई देखने और स्काई सिटी को खुश करने के लिए ले जा रहा हूं। पीचविच ने सिर हिलाया लेकिन थोड़ा चिंतित था। स्काई सिटी और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बीच कामकाजी संबंध था। उसे डर था कि जेंग परिवार के खिलाफ रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई में शामिल होने से स्काई सिटी को नुकसान होगा। हालांकि मियाओ परिवार ने हमेशा जेंग परिवार को हेय दृष्टि से देखा था, फिर भी वे विवाह से जुड़े हुए थे और यह संभावना थी कि मियाओ परिवार ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में जेंग परिवार की मदद करेगा। पीचविच को आश्चर्य नहीं हुआ कि सन निंगजियांग उसे और खुबानी को स्काई सिटी में खुश करने के लिए ले जा रही थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से सन निंगजियांग के वास्तविक इरादे से चूक गई, जो कि जेंग परिवार के विनाश को देखना था और कैसे मियाओ परिवार ने खुद को एक मजाक बना लिया। लिन युआन और वेन यू द्वारा स्टार वेब पर स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र के विस्तार के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आए। वह जेंग परिवार के साथ रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था क्योंकि उसके पास काम का एक बड़ा ढेर था। उसे 9 एलिमेंटल शेलफिश को बदलने की जरूरत थी जो उसने अभी फैन जियानई से प्राप्त की थी। एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोती लिन युआन के मुख्य संसाधन थे। वर्तमान में उनके पास 3 स्कोचिंग एलिमेंटल शेलफिश, 3 सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश, 5 एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश और 2 थिक अर्थ एलिमेंटल शेलफिश हैं। उन्होंने बहुत सोच विचार कर प्रकार विभाजन का निर्णय लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
अब जबकि उसके पास अन्य नॉन एलिमेंटल शेलफिश हैं तो उसे उनके विभाजन पर फिर से सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। हालांकि वह अपनी विचार प्रक्रिया में पहले की तरह गहन नहीं होने वाला था, क्योंकि उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके पास पहले से ही पर्याप्त एलिमेंटल शेलफिश थी। ये 9 नए युवा एलिमेंटल शेलफिश केवल लिन युआन के मौलिक मोतियों के भंडार को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए लिन युआन ने उन्हें समान रूप से 2 के समूहों में विभाजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि शेष एलिमेंटल शेलफिश एक और एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश होगी। जल प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती गहरे नीले रंग की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम थे। लिन युआन ने महसूस किया कि संसाधनों पर स्टॉक करने की तुलना में अपने साथियों की शक्ति बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण था। आयामी दुनिया में अपने विकास को बनाए रखने और अपने शरीर में विश्वास शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें डार्क ब्लू के फेथ वाटर की आवश्यकता थी। लिन युआन अब एलिमेंटल शेलफिश को प्रकार निर्दिष्ट करने से बेहद परिचित हो गया था और उसने ये कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया था। उन्होंने शेष समय का उपयोग एलिमेंटल शेलफिश को कांस्य लीजेंड में विकसित करने के लिए किया। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में अब 22 एलिमेंटल शेलफिश थीं। उनमें से 5 चिलचिलाती एलिमेंटल शेलफिश थीं, 5 सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश थीं, 8 एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश थीं और 4 थिक अर्थ एलिमेंटल शेलफिश थीं। लिन युआन मुस्कुराया जब उसने एलिमेंटल शेलफिश को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लगातार शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित करते देखा। उसे भविष्य में कभी भी मौलिक मोतियों की कमी के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भले ही स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न हुई हो और उसके मौलिक मोतियों का भंडार शून्य हो गया हो, 22 एलिमेंटल शेलफिश लिन युआन को जल्द ही ठीक होने में मदद करने के लिए पर्याप्त थे। पहले लिन युआन ने सोचा था कि 22 एलिमेंटल शेलफिश स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लगभग 95% स्पिरिट क्यूई का उपयोग करती है। वह सही था, लेकिन अब जब ग्रे ने अंडे रचे थे और पहले की तरह शुद्ध स्पिरिट क्यूई को अवशोषित नहीं किया था, स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई का अधिशेष था। लिन युआन ने गणना की कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में केवल 80% स्पिरिट क्यूई का उपयोग किया जा रहा था। शेष 20% का उपयोग 5 डार्क क्रिस्टल बख्तरबंद कीड़ों पर किया जा सकता है जिन्हें ब्रह्मा कीड़ों का पिंजरा सौंपने जा रहा था। जल्द ही लिन युआन ने शेष 519 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल निकाल लिए और अपने फे को विकसित करना जारी रखा। जीनियस और एसिड कोरोजन क्वीन बी के विकसित होने के बाद लिन युआन के पास केवल चिमी, जैस्मीन लिली, ब्लैकी, पर्पल आफ्टरग्लो और सोर्स सैंड ही बचे थे। मर्दाना पुरुष भी रोते हैं। अध्याय 1106 मर्दाना आदमी भी रोते हैं। लिन युआन पहले सोर्स सैंड को विकसित करना चाहते थे। उन्होंने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को क्विकसैंड में एक एक करके डालने से पहले सोर्स सैंड को क्विकसैंड में बदलने का निर्देश दिया। सोर्स सैंड की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। जब लिन युआन ने 200वें स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को क्विकसैंड में फेंका, तब तक सोर्स सैंड डायमंड आई फैंटेसी 2 में विकसित हो चुका था। क्विकसैंड के भीतर से रेत के दानों की एक लहर उठी। ये सभी रेत के कण क्लोज गार्ड रेत से बने थे, जो स्रोत रेत का सबसे सक्रिय भाग है। लिन युआन ने देखा कि क्लोज गार्ड सैंड में काफ़ी बदलाव आया था। पहले क्लोज गार्ड रेत पारभासी थी, लेकिन अब क्लोज गार्ड रेत पारदर्शी क्रिस्टल से बनी थी। इन क्रिस्टलों में रंग नहीं था, लेकिन वे किसी भी धातु प्रकार के आध्यात्मिक घटक को अवशोषित करने और उसकी विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए उसे तड़का लगाने में सक्षम प्रतीत होते थे। हालांकि लिन युआन के नियंत्रण में क्विकसैंड का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन क्विकसैंड धाराएं अब 1000 गुना अधिक मजबूत थीं। डायमंड एक्स को दफनाने में क्विकसैंड को केवल कुछ मिनट लगेंगे। डायमंड आई फैंटेसी 2 में विकसित होने के बाद सोर्स सैंड अभी भी नियंत्रण क्षमताओं में उत्कृष्ट था, जबकि इसकी आक्रमण क्षमताएं थोड़ी कमजोर थीं। लेकिन अगर कोई जीवधारी रेत के समुद्र में 300 मीटर तक डूब जाए तो आसपास के दबाव के कारण जीवरूप के लिए उसे जीवित बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हत्यारे के पास अभी भी विशेष कौशल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय सोर्स सैंड ने लिन युआन से अपने एक विशेष कौशल को मजबूत करने का अनुरोध किया। सोर्स सैंड एक विशेष स्रोत प्रकार की वस्तु थी, क्योंकि इसका ग्रेड विकसित होने के बाद इसे नई क्षमताएं हासिल नहीं होंगी। इसके बजाय इसे विकसित करने के लिए या तो मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन या ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस का चयन करने की आवश्यकता थी। एक बार फिर लिन युआन ने मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन को मजबूत करने का फैसला किया। इससे पहले मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन को विकसित करने के उनके निर्णयों से मेटल प्रकार की वस्तुओं में वृद्धि हुई थी, जिनका मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन उपभोग कर सकता था, और उन आकारों के प्रकार जिनमें मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन बदल सकता था। अब सोर्स सैंड का विकास हो चुका था, हालांकि वह तुरंत अन्य फे को विकसित करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने सोर्स सैंड को सभी कांस्य फेरोमैंगनीज को उगलने का आदेश दिया। साफ सुथरे आकार का फेरोमैंगनीज क्विकसैंड से बाहर निकला और लिन युआन ने उन्हें एकत्र किया। उसने उन सभी को एक प्लेटिनम फे भंडारण बॉक्स में संग्रहित किया। यद्यपि फेरोमैंगनीज स्रोत रेत के लिए बहुत उपयुक्त था, लेकिन स्रोत रेत का विकास जारी रहने के कारण ये कम उपयोगी हो जाएगा। इसलिए अगर सोर्स सैंड फेरोमैंगनीज का भंडारण जारी रखता है तो यह मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन की बर्बादी होगी।
लिन्युआन धातु प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री के लिए बहुत पहले ही एक योजना लेकर आए थे जिसे सोर्स सैंड भविष्य में उपभोग करेगा। उन्होंने धातु प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री तैयार की थी जिसे डायमंड ग्रेड में विकसित होने के बाद सोर्स सैंड उपभोग करेगा। उनमें से एक रेडियम था। हालांकि रेडियम एक हीरे का आध्यात्मिक घटक था, यह मिथ ब्रीड के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। फीस वाह, इसकी मजबूती के अलावा रेडियम भी बेहद तेज था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब स्पिरिट शिल्पकार धातु प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियों को तराश रहे थे तो वे अक्सर उपचारित रेडियम को अपने उपकरणों के प्रमुख के रूप में चुनते थे। इसलिए लिन्युआन को लगा कि फेरोमैंगनीज को रेडियम से बदलना बेहद उपयुक्त है। हालांकि इसके परिणामस्वरूप स्रोत रेत के कण अपनी तीक्ष्णता खो देंगे, रेडियम रेत के कणों के स्थायित्व को बढ़ा देगा और फंसी इकाई के लिए बचना अधिक कठिन बना देगा। चूंकि स्रोत रेत अधिक प्रकार की धातु प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करती है, ये रेत के समुद्र की युद्ध शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगी। लिन्युआन ने धातु प्रकार का रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड निकाला, जिसे उसने लिसन से 1 महीने के दौरान इकट्ठा करने के लिए कहा था। यद्यपि रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड एक प्लेटिनम धातु प्रकार का आध्यात्मिक घटक था, यह डायमंड धातु प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री से भी दुर्लभ था क्योंकि यह केवल कक्षा 5 के भूमिगत आयामी दरारों में पाया जा सकता था। लिन्युआन को रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड खोजने में मदद करने के लिए लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विलासिता के सामान बेचने से जो राजस्व अर्जित किया था उसका लगभग सारा हिस्सा लिसन ने इस्तेमाल कर लिया था। हाथ में पकड़ने पर रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड धातु के एक नर्म टुकड़े जैसा दिखता था जो लाल रोशनी को प्रतिबिंबित करता था। ये पारदर्शिता के शिखर पर सही था। जब लाल कमल नर्म सोने का आकार बदला जाता था तो लाल चमक हिलती थी और लाल कमल की तरह दिखाई देती थी। यही इसके नाम का कारण था। रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड दिखने में जितना हानिकर था, इसे धागों में खींचा जा सकता था। जब स्पिरिट क्यूई को धागों में इंजेक्ट किया जाता था तो वे अत्यधिक मजबूत सुइयां बन जाती थीं। स्रोत रेत द्वारा रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड का उपभोग करने के बाद ये रेत के समुद्र के भीतर जो भी इकाई थी उसे खत्म करने के लिए किसी भी क्षण रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड स्ट्रैंड का उत्पादन करने में सक्षम होगा। जब स्पिरिट क्यूई शामिल नहीं थी तो रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड स्ट्रैंड भी एक मजबूत लचीला जाल बन सकता था जिसे हमले या संयम के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड में सड़ने वाला जहर था जो इसके संपर्क में आने वाले किसी भी जीव पर क्रोधित लाल निशान छोड़ देता था। ये निशान वास्तव में छोटे छोटे चकत्ते थे। रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड का जहर लक्ष्य को अपनी इंद्रियां खोने और पागल की तरह व्यवहार करने का कारण बनेगा। इससे लक्ष्य अनियंत्रित रूप से रोने लगेगा, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। ये भी संभावना थी कि लक्ष्य इतना उन्मत्त हो जाएगा कि वह लापरवाही से हमला करना शुरू कर देगा। जब बहुत सारे दुश्मन थे तो प्रभावित लक्ष्यों के लिए अपने साथियों से मुंह मोड़ना भी संभव था। लिन्युआन ने देखा कि सोर्स सैंड रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड को निगलने के लिए आगे बढ़ रही है, और उसने महसूस किया कि जब वे रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड की विशेषताओं के साथ रेत के दानों पर कदम रखेंगे तो सबसे शांत व्यक्ति भी चीखने से पीछे नहीं हट पाएंगे। वे न चाहते हुए भी रोना शुरू कर देंगे। अध्याय 1107 लिन्युआन की कामदेव प्रवृत्ति। लिन्युआन ने फिर भी मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन को फिर से विकसित करना चुना, लेकिन वह चाहते थे कि सोर्स सैंड रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड का उपयोग करके हीरे के आकार की अभिव्यक्ति को याद रखे। दिल को छू लेने वाली आयन लाइन ने उन्हें प्रेरित किया था। रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड पूरी तरह से हृदय भेदक आयन लाइन की जगह ले सकता है। रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड स्ट्रैंड्स एक और आयामी जीवन रूप को स्वीकार करने में सक्षम होंगे। लिन्युआन ने अपने पास मौजूद सारा दिन और रात का स्पिरिट सिल्वर भी रेत में फेंक दिया। डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर विंग्स लिन्युआन की मुख्य रक्षा रणनीति में से एक थे। सोर्स सैंड द्वारा 50 क्यूबिक मीटर डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर का उपभोग करने के बाद लिन्युआन के पास असीमित पंख होंगे और वह अपनी रक्षात्मक क्षमताओं और चपलता को बढ़ाने के लिए युद्ध के दौरान किसी भी समय डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर पंखों का उपयोग कर सकता था। उन्होंने ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने सोर्स सैंड को निर्देश दिया कि वह हृदय भेदक आयन लाइन को उगल दे जिसे उसने पहले अवशोषित कर लिया था। लिन्युआन को अभी भी नहीं पता था कि ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस का उपयोग करने के लिए कौन सा आयामी जीवन रूप उपयुक्त होगा और उसे भविष्य में इस पर और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने ट्रू डेटा का उपयोग किया और डायमंड आई फैंटेसी आई सोर्स सैंड पर जांच की। फे नाम स्रोत रेत एम्बर बटन। फे प्रजाति एलिमेंटल रेत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फी ग्रेड डायमंड ग्रेड 1/10। फे प्रकार पृथ्वी। फे क्वालिटी फैंटेसी 2। विशिष्ट कौशल। रेत नियंत्रण। स्रोत रेत पर ठेकेदार का नियंत्रण बढ़ाएं और स्रोत रेत को नियंत्रित करते समय आध्यात्मिक बिजली की खपत भी कम करें। धातु उपभोग अभिव्यक्ति। स्रोत रेत में एक प्रकार की धातु का उपभोग करें और स्रोत रेत में उपभोग की गई धातु की विशेषताएं रखने की अनुमति दें। साथ ही स्रोत रेत बजरी के भीतर धातु को तेजी से संघनित कर सकती है, जिससे एक निर्दिष्ट रूप बनता है। फेरोमैंगनीज चेन ब्लेड डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर फेदर्स ग्रेड लोड सॉफ्ट गोल्ड ट्रिगोन स्ट्रैंड्स ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस सोर्स सैंड एक प्रकार के फी या डायमेंशनल लाइफ फॉर्म का उपभोग कर सकता है।
खपत निर्धारित की जाएगी जीवन रूप की ऊर्जा और आनुवंशिक मॉडल जटिलता द्वारा। ब्लैकी का ग्रेड विकसित करने से पहले लिन युआन ने सिर हिलाया और विचार किया। ब्लैकी का ग्रेड विकसित होने के बाद जब वह स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन का उपयोग करेगा तो वह अधिक बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। जल्द ही ब्लैकी को डायमंड आई फैंटेसी आई में विकसित किया गया और इसका शरीर लगभग 100 मीटर लंबा हो गया। लड़खड़ाता हुआ ब्लैकी एक शुद्ध रक्त वाले बार ड्रैगन प्रजाति फी के करिश्मे और आभा से भरा हुआ था। ब्लैकी के भीतर बार ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा भी बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात से उत्तेजित हो गया था और उच्च स्तर पर परिवर्तित होने के संकेत दे रहा था। लिन युआन ने सोचा, ये संभावना है कि जब ब्लैकी फैंटेसी वी में विकसित होगा तो वह अपनी मुख्य ड्रैगन प्रजाति के वंश को जागृत करने में सक्षम होगा और जब यह मिथ ब्रीड में विकसित होगा तो शायद एक वास्तविक मुख्य ड्रैगन प्रजाति के फी में भी बदल जाएगा। उस पल मिस्टिक मून का असली रूप लिन युआन के दिमाग में आया। उसे अचानक महसूस हुआ कि ब्लैकी और मिस्टिक मून काफ़ी संगत लग रहे थे, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वो विचार भी बहुत अजीब थे। क्या उसमें किसी प्रकार की कामदेव प्रवृत्ति जागृत हो गई थी? अपने वरिष्ठों के लिए ऐसे मामलों पर विचार करना उनके लिए उचित नहीं था। हालांकि यदि ब्लैकी का शरीर अपनी वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने तक यह मिस्टिक मून से भी बड़ा हो जाएगा। ऐसा कहा गया था कि उच्च श्रेणी के ड्रैगन प्रजाति के फे संभोग करते समय मानव रूप में नहीं बदलते थे। लिन युआन अपने सिर में ऐसी छवियों के तैरने से असहज थे। अब उसके पास 80 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल बचे थे। लिन युआन ने पर्पल आफ्टरग्लो को प्लेटिनम आई फैंटेसी आई में विकसित करने के लिए 20 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग किया। अब लिन युआन ने अपने साथियों का विकास पूरा कर लिया था और उसके पास 60 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल बचे थे। उन्होंने चिमी को विकसित करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि यह स्पष्ट आवाज लुवान स्पैरो में विकसित होने के बाद से फीनिक्स पर्चिंग चीनी पैरासोल ट्री में बना हुआ था और इसकी रक्तरेखा कमजोर उत्परिवर्तन की स्थिति में प्रभावित हुई थी। लिन युआन ने चिमी की रक्तरेखा में परिवर्तन होने के बाद उसे विकसित करने की योजना बनाई। लिन युआन को लगा कि यद्यपि वह घुड़सवार लड़ाई में जोंगजी और गुलैंग को नहीं हरा सकता है, फिर भी वह शीर्ष गुटों के युवा शिष्यों पर विजयी होने में सक्षम होगा। वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को सजाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उसने बड़े खाली अतिरिक्त स्थान को देखा, लिन युआन को लगा कि उसे अन्य 50-100 प्रश्न वाले जानवरों को चुनने के लिए जीनियस को अपने साथ ले जाना चाहिए। जिस मोटी टैबी बिल्ली को उसने सबसे पहले पाला था, उसने कैट टावर की आधी जगह घेर ली। ऐसे में उसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कुछ और कैट टावर लगाने की आवश्यकता होगी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एलिमेंटल शेलफिश की बड़ी संख्या ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई के उपयोग को बढ़ा दिया। इसलिए लिन युआन ने वर्तमान और भविष्य के 100 क्वेश्चन बीस्ट्स के लिए स्थान समर्पित करने की योजना बनाई। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो लिन युआन ने हाथ बढ़ाया और सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए जानवरों का पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी छाया की ओर देखा। अदृश्य दानव घबरा गया और उसने पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई निर्देश हैं, मास्टर? लिन युआन ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उचित बातचीत करनी चाहिए। रसातल दुनिया से बैंगनी चंद्रमा का गायब होना। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 1108 रसातल दुनिया से बैंगनी चंद्रमा का गायब होना। असहज अदृश्य दानव कांप उठा क्योंकि उसके दिल में डर समा गया। डर लिन युआन द्वारा नियंत्रित होने से नहीं आया था, बल्कि ये डर था कि भविष्य कितना अस्पष्ट और भ्रमित करने वाला है। लिन युआन को अदृश्य दानव देने का मून महारानी का निर्णय अंतिम समय में नहीं लिया गया था। जब से ब्लिडबैथ की मां इंडिगो अज्योर सिटी के बाहर लिन युआन की देखभाल करने में विफल रही थी, तब से मून महारानी ने लिन युआन की सुरक्षा की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली इकाई की व्यवस्था करने का निर्णय लिया था। अदृश्य दानव को हाल ही में चंद्रमा महारानी द्वारा नहीं पकड़ा गया था। जब कक्षा 6 एबिस आयामी दरार पहली बार रेडियंस फेडरेशन में खुली थी तो इसकी घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन लोग अभी भी एबिसल दुनिया का पता लगाने के लिए इसमें प्रवेश कर सकते थे। घोषणा से पहले के समय के दौरान रॉयल्टी के सदस्यों ने कक्षा 6 के गहरे आयामी दरार में प्रवेश किया था। क्लास 6 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट की खबर सार्वजनिक कर दी गई क्योंकि रॉयल्टी के सदस्यों ने क्लास 6 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट के आसपास मिथक नस्ल और उससे ऊपर के सभी जीवन रूपों को दबा दिया था। अन्यथा जब रेडियंस फेडरेशन की जनता रसातल दुनिया में बढ़ेगी तो कक्षा 11 के एक रसातल दानव की उपस्थिति के परिणामस्वरूप कई मौतें होंगी। मून एम्प्रेस ने उस समय के दौरान अदृश्य दानव को पकड़ लिया था जब कक्षा 6 के रसातल आयामी दरार को जनता से सील कर दिया गया था और उसने इसे कुछ समय के लिए अपने पास रखा था। जब अदृश्य दानव ने पहली बार मुख्य दुनिया में प्रवेश किया तो वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हालांकि अदृश्य दानव बुद्धिमान था और औसत व्यक्ति की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक चालाक था। इसलिए इसने नई चीजें तेजी से सीखी और जल्द ही मुख्य दुनिया की गहरी समझ हासिल कर ली। अब ये पता चला कि मुख्य दुनिया के लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्पिरिट क्यूई पर निर्भर थे।
स्रोत प्रकार की शक्ति के विपरीत आत्मा क्यूई हवा में विरल थी, जो आयामी दुनिया में हर आयामी जीवन के शरीर में मौजूद थी। हालांकि प्रत्येक आयामी जीवन रूप में स्रोत प्रकार की शक्ति की एक अलग मात्रा होती है। आयामी जीवन रूप का वर्ग जितना उच्च होगा, उसमें स्रोत प्रकार की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जब एक आयामी जीवन रूप में स्रोत प्रकार की शक्ति एक निश्चित मात्रा तक पहुंच जाती है, तो यह आयामी जीवन रूप के शरीर को एक प्रेरित के शरीर में बदल सकती है जो विश्वास शक्ति का उपयोग कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अदृश्य दानव जानता था कि सप्लाई स्पिरिट क्यूई कितनी महत्वपूर्ण और छोटी थी। जब उसने लिन युआन के साथ स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे झटका लगा था। उस पल में अदृश्य दानव को पता था कि इस युवक में जो दिखता है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके लिए उसने अपनी आत्मा और विश्वास समर्पित किया है। इसने अदृश्य दानव को उस बाधा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जिसे उसने तब महसूस किया था जब उसने अपनी विश्वास शक्ति को लिन युआन में स्थानांतरित किया था। अपने सदमे से उबरने के बाद अदृश्य दानव का दिमाग चकरा गया जब उसने लिन युआन का सवाल सुना। अदृश्य दानव ने अपना जीवन दूसरे के हाथों में छोड़कर अत्यधिक असुरक्षित महसूस किया। रसातल संसार में राक्षस हिंसा, इच्छा और धोखे से भरे हुए थे। एक शक्तिशाली प्रेषित एक बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सकता था। जो राक्षस विश्वासी बनने में असफल रहे वे प्रेरितों के लिए खिलौनों की तरह थे जिनका उपयोग आकस्मिक रूप से किया जा सकता था। अफवाहों के अनुसार प्रसिद्ध एपोस्टल लस्टर स्ट्रैंड ने सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी उगाई थी। लस्टर स्ट्रैंड की आस्था शक्ति इतनी केंद्रित थी कि वह एक स्रोत पवित्र शरीर में बदल गई थी। स्रोत पवित्र शरीर एक प्रेरित की शक्ल को इंसान की शक्ल में बदल सकता है। हालांकि स्रोत पवित्र शरीर के साथ प्रेरित अभी भी अपनी मूल शारीरिक संरचना का सबसे मजबूत हिस्सा बरकरार रखेगा। अपने मूल पवित्र शरीर को प्राप्त करने के बाद लस्टर स्ट्रैंड की शक्ल शुद्ध और मासूम थी, लेकिन उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से क्रूर थीं। तब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लस्टर स्ट्रैंड लंबे और मजबूत राक्षसों को पसंद करता था और जब वह खुश या दुखी होता था तो वह खेल के लिए स्वस्थ राक्षसों को मार देता था। इसलिए अदृश्य दानव अच्छी तरह से जानता था कि स्वामी अपने नौकरों के जीवन को अपरिहार्य मान सकते हैं। अदृश्य दानव को डर था कि लिन युआन की मनोदशा में बदलाव या गलत बोला गया एक शब्द उसके जीवन का अंत कर देगा। जिस क्षण से अदृश्य दानव ने लिन युआन का प्रश्न सुना, उसने सबसे अच्छे उत्तर के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो संभवतः लिन युआन को खुश करने में सक्षम होगा। लिन युआन को प्रसन्न करने के बाद दास्ता का उसका जीवन आसान हो जाएगा। लिन युआन के अपने साथियों को विकसित करने के सौम्य और विचारशील तरीके ने अदृश्य दानव को गहराई से प्रभावित किया था। चूंकि यह रसातल दुनिया में पैदा हुआ था, अदृश्य दानव हमेशा नरसंहार में डूबा रहता था और किसी की देखभाल महसूस करने के लिए तरसता था। हालांकि यह इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मास्टर, आपको मुझसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा मेरी भी इच्छा है। आप कृपया मुझे कोई भी आदेश दे सकते हैं। अदृश्य दानव ने लिन युआन की छाया छोड़ दी और अपना सिर नीचे करके उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इसका लहजा घबराहट और चापलूसी का था। लिन युआन ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अदृश्य दानव उससे इतने गहरे सम्मान के साथ क्यों बात कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अदृश्य दानव को खुद को इतनी हीन स्थिति में देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन ने अदृश्य दानव से पूछा, तुम्हें 11वीं कक्षा कल्प 8वीं आयामी जीवन शैली बनने के लिए तुम्हें कुछ समय तक जीवित रहना होगा। अदृश्य दानव ने तुरंत उत्तर दिया, गुरु, जहां तक मुझे पता है मैं 1700 लाल चंद्रमाओं के लिए रसातल दुनिया में रह चुका हूं। अदृश्य दानव अचानक भ्रमित दिखने लगा। ऐसा महसूस हुआ कि वह 1700 से अधिक लाल चंद्रमाओं तक जीवित रहा था। पकड़े जाने से पहले कुछ वर्षों में बैंगनी चंद्रमा जो हमेशा आकाश में लटका रहता था, अचानक गायब हो गया था। यह ऐसा था मानो बैंगनी चांद चोरी हो गया हो और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। लाल चांद अब बैंगनी चांद के बिना आकाश में दिखाई नहीं देता था। लाल चंद्रमा चक्र समय बीतने को चिन्हित करने का रसातल विश्व आयामी दुनिया का तरीका था। मुख्य दुनिया में एक लाल चंद्रमा चक्र में लगभग 1.5 साल का समय लगा। इसका मतलब यह था कि अदृश्य दानव लगभग 2250 वर्ष पुराना था। रसातल के राक्षसों का जीवन लंबा था, लेकिन अदृश्य दानव को प्रतिभाशाली माना जाता था जो 2000 वर्षों से कुछ अधिक समय में 11वीं कल्प 8वीं कक्षा तक विकसित होने में सक्षम था। अदृश्य दानव, इतने वर्षों तक जीवित रहने के बाद तुम्हारा अपना नाम होना चाहिए। अदृश्य दानव ने तुरंत उत्तर दिया, गुरु, मैं एक प्रेरित के क्षेत्र में रहता था। जो जीवन रूप आस्तिक या इष्ट आस्तिक नहीं थे, वे नाम रखने के योग्य नहीं थे। इस प्रकार मैं हमेशा गुमनाम रहा हूँ। अध्याय 1109 लिन युआन। रसातल तानाशाह। लिन युआन ने सोचा, रसातल दुनिया निश्चित रूप से क्रूर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अदृश्य दानव इतना विनम्र है और मेरे अच्छे पक्ष में आने के लिए बहुत कोशिश करता है। हालांकि लिन युआन भ्रमित था। ड्रग स्नेक ईगल केवल 11वीं कल्पाई कक्षा का था, फिर भी वह एक प्रेरित का पसंदीदा विश्वासी था। अदृश्य दानव नशे में धुत सांप ईगल से कहीं अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह आस्तिक भी नहीं था।
अब चूंकि अदृश्य दानव लिन युआन का नौकर था, इसलिए उसे चिंता करने और खुद ही चीज़ों को सुझाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। वह बस वही प्रश्न पूछ सकता था जो उसके पास था। अदृश्य दानव, एक पसंदीदा विश्वासी बनने के लिए आपके पास पर्याप्त से अधिक शक्ति होनी चाहिए। ऐसा कैसे है कि आप आस्तिक भी नहीं थे? अदृश्य दानव को तुरंत बीमार महसूस हुआ। यही वह समस्या थी जिससे वह सबसे अधिक बचना चाहता था। लेकिन चूंकि लिन युआन पूछ रहा था, इसलिए वह इसे अपने तक नहीं रख सका और उसे विस्तार में जाना पड़ा। गुरु, रसातल के राक्षस हमेशा मजबूत और सुंदर होते हैं। मांसपेशियां, काया और तराजू ही पुरुष रसातल राक्षसों को आकर्षक बनाते हैं। मैं छोटा हूं और मांसपेशियों और स्केल दोनों की कमी है। अतः दुनिया में कोई भी प्रेरित मुझे नहीं चाहेगा और मैंने उनकी आंखों के सामने भी आने का साहस नहीं किया। जब भी कोई प्रेरित प्रकट होता है तो मैं आंखों में धूल झोंकने के कारण मारे जाने के डर से तुरंत छाया में छिप जाता हूँ। लिन युआन अब थोड़ा शर्मिंदा था और आश्चर्यचकित था कि क्या उसने अदृश्य दानव को एक दर्दनाक घाव खोलने के लिए मजबूर किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रसातल के राक्षस दिखावे पर इतना जोर देंगे। इसके अलावा जिन विशेषताओं पर उन्होंने प्रकाश डाला वे बहुत असामान्य थीं। नर रसातल राक्षस जो बड़े होते थे और जिनकी मांसपेशियां उभरी हुई होती थीं, उन्हें आकर्षक माना जाता था। इसके विपरीत लिन युआन को लगा कि अदृश्य दानव की उपस्थिति कहीं अधिक भयानक थी और एक दानव की छवि के अनुरूप थी। अदृश्य दानव का संतुलित अनुपात मनुष्यों के समान था। लिन युआन ने आगे बढ़कर अदृश्य दानव को उसके पैरों तक खड़ा होने में मदद करने के लिए पकड़ लिया। जब अदृश्य दानव ने लिन युआन को अपना हाथ बढ़ाते हुए देखा तो वह तुरंत शांत हो गया और लिन युआन को उसके शरीर के साथ जो चाहे करने की अनुमति दे दी। उसे डर था कि इस्तेमाल की गई किसी भी ताकत को अवज्ञा के कार्य के रूप में देखा जाएगा। अदृश्य दानव का दिल धड़कने लगा और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके उत्तर ने लिन युआन को अप्रसन्न कर दिया है। उसे डर था कि लिन युआन उसे दंडित करने जा रहा है। लेकिन जल्द ही अदृश्य दानव को एहसास हुआ कि लिन युआन उसकी मदद करना चाहता था। एक अजीब भावना ने अदृश्य दानव के दिल को जकड़ लिया और उसने लिन युआन को ये कहते हुए सुना, क्या आप अपना जीवन बदलना चाहेंगे? अदृश्य दानव ने सहज भाव से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया, जिससे उसकी भयावह उपस्थिति काफी चकित लग रही थी। मास्टर, क्या आप मुझे एक आस्तिक के रूप में स्वीकार करेंगे और मुझे एक पसंदीदा आस्तिक में बदल देंगे? मुझे महसूस हुआ कि आप आस्था की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। क्या आप वास्तव में एक प्रेरित हैं? लिन युआन ने अपनी नाक को छुआ और सोचा कि वे इस बिंदु तक कैसे भटक गए। वह एक प्रेरित नहीं था, लेकिन स्रोत प्रकार की सफाई के माध्यम से आयामी जीवन रूपों को प्रेरितों में बदलने के लिए स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग कर सकता था। लिन युआन ने अदृश्य दानव की गलतफहमी को स्पष्ट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक पसंदीदा विश्वासी में नहीं बदल सकता। अदृश्य दानव को ऐसा लगा मानो वह आकाश से नरक में गिर गया हो। इसने कभी सपने में भी यह सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि यह एक पसंदीदा विश्वासी बन सकता है। इसके जीवन का लक्ष्य केवल एक प्रेरित का विश्वासी बनना था। हालांकि अदृश्य दानव के बेतुके अनुमान और लिन युआन के शब्दों ने उसे पहले से कहीं अधिक आशा दी। फिर भी भावना शांत होने से पहले ही वह अदृश्य दानव की आंखों के ठीक सामने बिखर गई। चूंकि अदृश्य दानव पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, उसने अपनी निराशा का एक कण भी दिखाने का साहस नहीं किया। लेकिन इसी क्षण लिन युआन ने कहा, हालांकि मैं तुम्हें एक पसंदीदा विश्वासी में नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रेरित बना सकता हूं। उन्होंने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में स्रोत प्रकार की शक्ति को सक्रिय किया और स्रोत प्रकार की 100 इकाइयों को अपनी हथेली में इकट्ठा करने की अनुमति दी। अदृश्य दानव ने जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया और अस्थायी रूप से लिन युआन से पूछने के लिए अपना सिर उठाया कि क्या उसने गलत सुना था। हालांकि अदृश्य दानव ने लिन युआन की हथेली से शुद्ध एम्बर रंग की स्रोत प्रकार की शक्ति को स्पंदित होते देखा और उसका जबड़ा खुल गया, जिससे उसके मुंह में नुकीले दांत दिखाई देने लगे। अदृश्य दानव के पैर कमजोर हो गए और वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, डिक, तानाशाह। लिन युआन को तुरंत एहसास हुआ कि अदृश्य दानव कुछ ऐसा जानता था जो वह नहीं जानता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि आयामी दुनिया के बारे में उनका सारा ज्ञान मेडुसा सांप दानव से आया था। जाहिर है, मेडुसा सांप दानव के पास आयामी दुनिया की उतनी व्यापक समझ नहीं थी जितनी अदृश्य दानव के पास थी। कुछ क्षण पहले अदृश्य दानव आकाश से नरक में गिर गया था, लेकिन अब यह नरक से सीधे स्वर्ग में चढ़ गया था। एक पसंदीदा विश्वासी होने की संभावना अदृश्य दानव के लिए हमेशा एक सपना रही है, प्रेरित बनना तो दूर की बात है। हालांकि लिन युआन के हाथ में चमकती स्रोत प्रकार की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता था। अदृश्य दानव को अब यकीन हो गया था कि लिन युआन एक तानाशाह था। इसने पहले किसी भी तानाशाह का सामना नहीं किया था, लेकिन ये जानता था कि जिस क्षेत्र में ये रहता था उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रेरित एक तानाशाह के प्रति वफादार था। इसलिए अदृश्य दानव को तानाशाहों के अस्तित्व के बारे में पता था।
हालांकि अदृश्य दानव ने कभी नहीं सुना था कि तानाशाह नियमित रसातल राक्षसों को प्रेरितों में बदल सकते हैं, लेकिन वह जानता था कि तानाशाह शुद्ध स्रोत प्रकार की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम थे। लिन युआन ने तुरंत तानाशाह शीर्षक का मानसिक शब्द बनाया क्योंकि यह पहली बार था जब वह इसका सामना कर रहा था। अदृश्य दानव पहले से ही क्रिएशन ब्रीड के समान शक्तिशाली था। इसका अध्याय 1110 दर्द एक सबक के रूप में कार्य करता है। यदि वह अदृश्य दानव को भी डरा सकता है तो संभावना है कि रसातल दुनिया में अन्य आयामी जीवन रूप उसे तानाशाह के रूप में पहचानेंगे। लिन युआन ने जीनियस को अदृश्य दानव पर कनेक्टेड टेल्स का उपयोग करने का निर्देश देने के बारे में सोचा था ताकि वह अदृश्य दानव के माध्यम से रसातल दुनिया की बेहतर समझ हासिल कर सके। हालांकि स्केल कॉन्सुबाइन ने जीनियस की आत्मा पर काफ़ी दबाव डाला था जब जीनियस ने उस पर कनेक्टेड टेल्स का इस्तेमाल किया था। ये तब था जब लिन युआन को पता था कि जब कनेक्टेड टेल्स एक मजबूत जीवन रूप से जुड़ा होगा तो इसका जीनियस की आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीनियस केवल सिल्वर आई फैंटेसी आई था जब उसने क्लास 6 मेडुसा स्नैक डायमंड पर कनेक्टेड टेल्स का उपयोग किया था। हालांकि जीनियस अब डायमंड आई फैंटेसी आई था, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ी थी और इसके और कक्षा शी कल्पा 8 के अदृश्य दानव के बीच अभी भी एक बड़ी दूरी थी। ये संभव था कि जीनियस के लिए अब मेडुसा स्नैक दानव पर कनेक्टेड टेल्स का उपयोग करना आसान होगा, लेकिन इसकी आत्मा अदृश्य दानव से बहुत अधिक प्रभावित होगी। प्रभु तानाशाह, मैं एक प्रेरित बनना चाहता हूँ। अदृश्य दानव उत्तेजना में कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बेहद शांत और थोड़ी उम्मीद भरी थी। लिन युआन को अभी भी घुटने टेकने वाले अदृश्य दानव पर निराशा का एक संकेत महसूस हुआ और उसने जल्दी से उसकी मदद की और कहा, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि तुम मेरे साथ हो और मेरी छाया में छिपी हो तो मैं तुम्हारा नाम छाया क्यों नहीं रखता। क्या आपको वह मिशन याद है जो मैंने आपको सौंपा था? आपको रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के दौरान जो लुओ और बाकी सभी को सुरक्षित रखना होगा। एक बार जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो मैं आपको एक प्रेरित में बदल दूंगा। अदृश्य दानव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरु चिंता मत करो, मैं पहले से ही कक्षा 12 आयामी जीवन रूप बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। जब मैं 11वीं कल्पावी कक्षा के दुश्मन का सामना कर रहा होता हूँ तो मुझे बस उनकी छाया में छिपना होता है और मैं एक हमले के साथ उनका जीवन समाप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। अदृश्य दानव लंबे नहीं होते और न ही हमारे पास तराजू होते हैं और हमारी रक्षात्मक क्षमता रसातल के दानवों में सबसे कम है। हालांकि कोई भी हमारे हमलों से बचाव नहीं कर सकता। अदृश्य दानव ने अपने पंजे बढ़ाए और लंबे नुकीले नाखून खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। ये पहला मिशन था जिसे लिन युआन अदृश्य दानव को दे रहा था और इसका संबंध अदृश्य दानव के भविष्य से भी था। अदृश्य दानव ने वह सब कुछ देने की योजना बनाई जो वह दे सकता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि लिन युआन ने यह उल्लेख नहीं किया था कि असफल होने पर क्या होगा। अदृश्य दानव असफल होने पर स्रोत प्रकार की सफाई को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही लिन युआन ने पेशकश की हो या नहीं। लिन युआन ने अदृश्य दानव के कंधे को थपथपाया और कहा, एक बार जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया जाता है। जाओ और वेन्यू से अपना माप लेने के लिए कहो ताकि वह तुम्हारे लिए स्काई सिटी वर्दी का एक सेट बना सके। लिन युआन ने अदृश्य दानव को एक डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स और एक स्काई सिटी मास्क सौंपा। अदृश्य दानव द्वारा वस्तुओं को स्वीकार करने के बाद लिन युआन और अदृश्य दानव ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र छोड़ दिया। लिन युआन ने गार्ड ये बैंक्वेट की शुरुआत के बाद से कोई ब्रेक नहीं लिया था। सभी निरंतर गतिविधियों और हंगामे ने लिन युआन को पूरी तरह से थका दिया। रक्त संधि की अंतिम लड़ाई शुरू होने से पहले लिन युआन कुछ और करने की योजना नहीं बना रहा था। वह अगले कुछ दिन आराम करने वाले थे। रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई से एक रात पहले वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लौटेगा और जांच करेगा कि 2 स्रोत बीज और अजीब पौधे के बीज को खाने के बाद रेड थॉर्न का क्या हुआ। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र छोड़ने के बाद अदृश्य दानव ने लिन युआन के निर्देश का पालन किया और वेन्यू को देखने गया। लिन युआन आमतौर पर स्नान करता था, लेकिन उसने टब में एक दुर्लभ स्नान करने का फैसला किया। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने अपने आप को एक तौलिए में लपेट लिया और बिस्तर पर लेट गया। उसे सो जाने में कुछ ही क्षण लगे। आधी रात में एक छाया दरवाजे की दरार से फिसलकर लिन युआन की छाया से मिल गई। चलती हुई छाया उस छाया की तरह थी जो लिन युआन पर नजर रख रही थी। अगले दिन लिन युआन ने उतना ही आराम किया जितना वह ठंडा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नाश्ता करने के बाद वह अन्य 50 क्वेश्चन बीस्ट्स को चुनने के लिए जीनियस को बाहर ले जाने से पहले एक लंबी झपकी के लिए अपने कमरे में लौट आया। स्टार वेब पर लगभग हर कोई स्काई सिटी और जेंग परिवार के बीच रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई से मंत्रमुग्ध था। यहाँ तक कि कुछ शीर्ष गुट भी थे जिन्होंने रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि मियाओ परिवार जेंग परिवार का समर्थन कर रहा था। लेकिन लिन युआन ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो यह उसका गुट नहीं था जो जेंग परिवार के साथ रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई में भाग ले रहा था।
हवेली में वापस लियू जी ने कहा, लिन युआन, झेंग परिवार ने रक्त संधि अंतिम लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों के लिए अपनी नाम सूची बदल दी है। झेंग परिवार पर दबाव डालने की आपकी योजना काम कर गई। हान त्यानहे के अलावा लियू यानशान भी भाग ले रहे हैं। लियू यानशान हान त्यानहे से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। लियू जी झेंग परिवार के आसन्न विनाश का आनंद लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। गंभीर लियू जी के लिए यह एक दुर्लभ एहसास था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि झेंग परिवार अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि यह स्काई सिटी के साथ उनकी दुश्मनी का परिणाम था। हालांकि मियाओ परिवार और स्काई सिटी के बीच कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड के कारण पहले भी झड़प हो चुकी है, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से भी लड़ चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मियाओ परिवार के नेता के पास क्या कारण था। ये स्पष्ट था कि वह हान त्यानहे और लियू यानशान को भेजकर स्काई सिटी को नष्ट करने के लिए तैयार था। चूंकि मियाओ झेंगशान हत्या करने के लिए तैयार था, इसलिए उसे परिणामों से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लियू जी को आश्चर्य हुआ कि जब रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के दौरान हान त्यानहे और लियू यानशान की मृत्यु हो गई तो मियाओ झेंगशान की क्या प्रतिक्रिया होगी। पहले, कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड मियाओ परिवार की दया पर था। दो दार्शनिक वर्ग के विशेषज्ञों को खोने के बाद मियाओ परिवार कितने गुटों की दया पर निर्भर होगा। लिन युआन को भी उत्तेजना महसूस होने लगी। जब वेन यू मियाओ परिवार के सदस्यों की प्रोफाइल की जांच कर रहा था, तो उसमें हान त्यानहे और लियू यानशान शामिल थे। वे वही थे जिन्होंने मियाओ परिवार को वर्तमान में मिली सफलता का निर्माण किया था। हालांकि उनमें से किसी का भी मियाओ उपनाम नहीं था, उन्होंने मियाओ परिवार के लिए उतना ही काम किया था जितना मियाओ उपनाम वाले किसी अन्य व्यक्ति ने किया था। इन दो लोगों की मौत से मियाओ परिवार बुरी तरह लहूलुहान हो जाएगा। हालांकि दर्द एक सबक के रूप में काम करेगा। मतलब ये था कि तानाशाहों को कम से कम इम्मोर्टल ब्रीड जितना शक्तिशाली होना चाहिए।